नमस्कार दोस्तों इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उन्होंने रिसेंटली कुछ ऐसा रिवील किया जिसकी वजह से दुनिया भर के जो इजरायली कम्युनिटीज है उनमें हड़कंप मच गया। एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अब हमास अपना जो जाल है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं, पूरे यूरोप के अंदर फैला चुका है और जब चाहे किसी भी इजरायली के ऊपर अटैक करा सकता है। ये आप देख सकते हो खबर, वियना टू बर्लिन हमास टेरर सेल्स प्लॉटेड ऑन कमांड अटैक्स क्लेम्स मोसाद। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली मोसाद क्या कह रहा है। और ये बेसिकली एक ऑपरेशन के तहत चीज़ें ढूंढी गई, मतलब यूरोप के जो अलग अलग देशों की एजेंसीज हैं उनका पूरा ऑपरेशन चला था, तब इसके बारे में पता चला। और हमास एग्जैक्टली किस तरह से क्या प्लान कर रहा था वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप 2027 का यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो ये जो हमारा लॉन्ग टर्म बैच है दोस्तों, उसमें बड़े स्तर पर प्राइस स्लैश हुआ है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2027 के यूपीएससी एग्जाम की, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट होगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद एंड अलॉन्ग विथ इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि कॉन्टिनेंट वाइड हमास ऑपरेशनल नेटवर्क ये अनकवर किया गया है यूरोप के अंदर। मतलब पूरे यूरोप में हमास ने अपना पूरा नेटवर्क बिछा रखा था। एंड अकॉर्डिंग टू इजराइल ये जो नेटवर्क है इसके पास कैपेबिलिटी है कि किसी भी जूइश या इजरायली टारगेट को वो के ऊपर वो जो है निशाना साध सकता है, मतलब अटैक करा सकता है किसी भी जूइश पर्सन के ऊपर, इजरायली एम्बेसी के ऊपर, या फिर कोई भी पर्सन जो कनेक्टेड है इजराइल से उसके ऊपर वो जब चाहे ऑन कमांड, मतलब किसी ने ऊपर से ऑर्डर दिया और जब चाहे किसी के ऊपर अटैक हो सकता है। तो ये जो एक्सपोजर है इसकी वजह से, ये मैं आपको पहले तो बता दूं कि ये मल्टीनेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तहत किया गया। मतलब यूरोप के देशों की बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, स्पेशली जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूके, वो शामिल थी। उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया कि एग्जैक्टली हमास क्या कर रहा है यूरोप के अंदर। अच्छा, मोसाद का क्लेम क्या है? सबसे पहले मोसाद का ये कहना है कि हमास ने एक कोवर्ट ऑपरेशनल सेल्स कई यूरोप के देशों में बनाया है, उसको क्रिएट किया है। और ये जो सेल्स हैं इसमें पहले से ही जो वेपन्स हैं वो स्टोर करके रखे हुए हैं सेफ हाउसेस में। मतलब यूरोप के अलग अलग देशों में कोई सेफ हाउसेस होगा, वहां पर वेपन्स स्टोर करके रखा हुआ है। और जो ऑपरेटिव्स हैं जो उसको पूरा चला रहे होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको छुप कर रहना है, पब्लिकली नहीं आना है, जितना कोशिश करना है कि अपने आप को दूर रखें। और जब ऊपर से ऑर्डर आए एक्टिवेशन का, तब वो तुरंत एक्टिव हो जाए। और ये जो प्लॉट है, बताया जा रहा है कि इसका लिंक जो सीनियर हमास के लीडर्स हैं कतर में जो बैठे हुए हैं उनके साथ देखने को मिल रहा है। एंड पॉसिबली जो लॉजिस्टिकल कनेक्शन है उसका टर्की के साथ आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो सामान यूरोप तक पहुंचाया गया है वो टर्की के थ्रू पहुंचाने की कोशिश की गई है। एंड इसमें एक और चीज, ऐसा नहीं है कि चीजें हवा में बोली जा रही हैं, यहां पर एक मेजर वेपन का जो पूरा कंसाइनमेंट है, जो पूरा बॉक्स है, वो फाउंड आउट किया गया। और यूरोप के कई देशों में कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और ये जो नेटवर्क है इसको बताया जा रहा है हमास ऑक्टोपस। हमास ऑक्टोपस बेसिकली एक वेब ऑफ सीक्रेट सेल्स है जहां पर सेंट्रल कमांड है। जैसे ऑक्टोपस के 8 लिम्स होते हैं ना, तो वैसे ही यहां पर इसके सीक्रेट सेल्स हैं, कई सारे वेब ऑफ सीक्रेट सेल्स हैं। और जो सेंट्रल कमांड है वो आपको बीच में देखने को मिलेगा। मतलब ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा और यहां पर ऑर्डर पहुंचाया जाता है। तो ये मोसाद का यहां पर क्लेम आया है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि अभी तक क्या क्या चीज़ें फाउंड आउट की गई हैं, मतलब कैसे हमें पता चलता है कि हमास यूरोप के अंदर अपना नेटवर्क बिछाया है। सबसे पहले क्या होता है कि सितंबर के महीने, मतलब अभी जस्ट 2-3 महीने पहले, वियना वेपन्स कैश पकड़ा गया था। मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसी है वियना की, उन्होंने सूटकेस कंटेनिंग पिस्टल्स, मैगजीन्स, एक्सप्लोसिव मटेरियल ये डिस्कवर किया, वो पकड़ाया इन वियना। और इन्वेस्टिगेटर्स ने लिंक किया है कि इसमें यहाँ पर एक पर्सन है 39 ईयर ओल्ड ब्रिटिश नेशनल, वो इससे लिंक्ड है। और जर्मनी में एक अब्दुल नाम का आदमी है, वो अरेस्ट किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया है। और ये जो वेपन से बताया जा रहा है कि ये बेसिकली जूइश लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए था, जो इजरायली फैसिलिटीज़ है जर्मनी में उनके ऊपर अटैक करने के लिए था। फिर देखिए 1 महीने बाद अक्टूबर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जर्मन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने
कई सस्पेक्ट्स को देखा, मतलब जो वियना ऑपरेशन में जो चीज़ें पकड़ी गई थी उनसे रिलेटेड कई सस्पेक्ट्स को जो है आइडेंटिफाई किया और फिर वहाँ पर रेड किया। और रेड में आप देख सकते हो पिस्टल्स, राइफल्स, एम्यूनिशंस, ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। जर्मन प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि जो सस्पेक्ट है दे वर एलिजिडली इन कॉन्टैक्ट विद मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम बेसिकली जो सीनियर हमास ऑफिशियल है उसका बेटा है, तो उसके साथ ये जो लोग हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे। फिर आगे देखिए नवंबर में क्या होता है, इसी महीने में यूके में एक ब्रिटिश नेशनल को अरेस्ट किया जाता है। लंदन में एक ब्रिटिश नेशनल को अरेस्ट किया जाता है जर्मन एक्सट्रेडिशन वारंट के तौर पर। जर्मनी ने कोई एक्सट्रेडिशन वारंट जारी किया होगा, उसी के तहत यूके में इस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसका लिंक जो है वो वियना वाला जो वेपन्स पकड़ा गया था उससे लिंक डायरेक्टली बैठता है। तो अब जाकर मतलब ये सारी जो चीज़ें हुई हैं उसी के लिंक की वजह से मोसाद ने अभी रिसेंटली ये पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि जो कई महीने से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। और यहाँ पर बोला कि किस तरह से जो कमांड है वो कतर से दिया जा रहा है। कतर में हमास के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग इसको लेकर कमांड दे रहे हैं। एंड पॉसिबली जो मैंने आपको बताया कि टर्की के थ्रू जो है ये सामान यूरोप के अंदर पहुँचाया गया। एंड इसका स्ट्रक्चर ऑन कमांड कैपेबिलिटी है, ऊपर से ऑर्डर आएगा और तुरंत नीचे अटैक हो जाएगा। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है। देखो लोकल स्लीपर सेल्स हैं, मतलब यूरोप के अलग अलग देशों में छोटे स्तर पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, स्पेशली जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में और भी कई सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में। और उनको रोल क्या दिया हुआ है, सर्विलेंस का, मतलब जहाँ जहाँ पर भी वो लोग हैं वो वहाँ पर जो भी इजरायली लोग रह रहे हैं, जूइश पीपल रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, कहाँ कहाँ पर इजराइल के एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, बेसिकली सर्विलेंस करो। फिर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर इतने लोग हैं तो वहाँ पर फिर वेपन्स पहुँचाया जाता है कि अगर उनके ऊपर अटैक करना है तो ये वेपन्स आगे चलकर फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो पास ही में कहीं वेयर हाउस में, सेफ प्लेस में वेपन्स को स्टोर किया जाता है। एंड यहाँ पर जब तक एक्टिवेशन का ऑर्डर नहीं आता तब तक आपको सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी है। तो ये लोकल स्लीपर सेल्स का काम होता है। फिर क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक, वेपन्स जो है उसको सूटकेस में, गाड़ियों में, हिडन कंपार्टमेंट्स में ले जाया जाता है। एंड यहाँ पर अक्रॉस दी नेशंस, यूरोप के अंदर जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हर जगह ये सारी चीज़ें चल रही थी। और कुछ जो सस्पेक्ट्स हैं बताया जा रहा है कि वो यूरोप के कई देशों में ट्रैवल किए हैं इन वेपन्स को लेकर। तो इस तरह से ये पूरा काम किया। फिर जब ये सारी चीज़ें प्लेस हो गई, मतलब आपने इजराइल के लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, इजरायली एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर जगह जगह उसी के पास वहाँ पर वेपन्स को स्टोर कर दिया। फिर जब चाहे, मतलब हो सकता था आगे चलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से, मान लो 10 जगह एक साथ हमला कराना है तो ऊपर से कमांड आता कि एक साथ हमला करो, तो एक साथ जो है इजरायली एसेट्स के ऊपर, जूइश पीपल के ऊपर हमला किया जा सकता था। तो ये मोसाद का यहाँ पर क्लेम है। अच्छा, इंटेंडेड टारगेट्स क्या हो सकते थे, जूइश कम्युनिटी जो सेंटर्स हैं, अलग अलग जगह कुछ ऐसे एरियाज होते होंगे ना जहाँ पर ज़्यादा जूइश पीपल रह रहे होते। फिर सिनागॉग हो गया, इजरायली डिप्लोमेटिक मिशंस हो गए, इजरायली लिंक जो कल्चरल स्पेसेस हो गए जहाँ पर जूइश पीपल का आना जाना लगा रहता है। तो वो सारे मेन टारगेट हो सकते थे। मतलब एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा अटैक जूइश पीपल के ऊपर कराने की कोशिश थी। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं जो हमने डिस्कस किया, इसका पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस क्या है? देखो ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि हमास इट हैज़ गॉन बियॉन्ड मिडिल ईस्ट। वो अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, वो डायरेक्टली यूरोप के अंदर जा चुका है। एंड ये दिखाता है कि क्रॉस बॉर्डर जो ऑपरेशनल प्लानिंग है ये कोई रैंडम सिंपथाइजर नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। एंड इसकी वजह से जो रिस्क, खतरा का लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, स्पेशली जूइश कम्युनिटीज़ के लिए, इजरायली डिप्लोमेट्स के लिए जो फॉरेन में रह रहे हैं, और यूरोपियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, क्योंकि उनको ये संभालना है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा यूरोप के ऊपर? देखो इसकी वजह से जो काउंटर इंटेलिजेंस शेयरिंग है यूरोप के अंदर और बढ़नी चाहिए। यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है जूइश इंस्टीट्यूशंस को, वो उनको और ज़्यादा देनी पड़ेगी। और जो डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन है, अभी आपने देखा होगा इजराइल ने किस तरह से कतर में ही मिसाइल फेंक दिया हमास को मारने के लिए, तो इसकी वजह से और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगा कतर और टर्की का इजराइल के साथ। और यहाँ पर चैलेंजेस भी होंगे सिविल लिबर्टीज़ और काउंटर टेरर पुलिसिंग को लेकर, क्योंकि यूरोप में सिविल लिबर्टीज़ पर काफ़ी फोकस किया जाता है कि आप फ्रीडम थोड़ा सा दो, और अगर आप इस तरह से चेकिंग करोगे, पकड़ोगे, तो इसको लेकर कई बार सवाल उठेंगे। हमास का क्या पोजीशन? देखो हमास ने इन सारी चीज़ों को डिनाई किया है। हमास का कहना है कि अगर कोई लोग पकड़े भी गए हैं तो दे आर अनएफिलिएटेड, मतलब उनका उनसे कोई लिंक नहीं है। एंड
इजराइल जो है इसको जानबूझकर एग्जेजरेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजरायली सिक्योरिटी का कहना है कि नहीं, हमास की जो टॉप लीडरशिप है वो इसके अंदर शामिल है। तो क्वेश्चन अब यह आता है कि इसके पीछे का मोटिव क्या हो सकता है। मतलब अगर मोसाद का क्लेम सही है तो सबसे पहला इंटरनेशनलाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हमास इजराइल के बीच में, ये कॉन्फ्लिक्ट यूरोप तक पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है, मतलब जूइश लोगों में, इजरायली पॉपुलेशन में एक डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होगी पूरे दुनिया भर में। और यहाँ पर जो इजरायली फोर्सेज हैं, जो इजराइल के रिसोर्सेज हैं, उसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही होगी, और एक प्रोपेगेंडा की तरह भी हो सकता है, ताकि ग्लोबली जो उनके सपोर्टर्स हैं हमास के, उनको एक मैसेज दिया जाए कि हम अभी हारे नहीं हैं, पीछे नहीं हटे। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में ये जो खबरें आई थी रिसेंटली सामने, काफ़ी चर्चा हो रही थी, इसके बारे में समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जुडाइज्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सिंबल है, वो आपको इजराइल के फ्लैग में भी देखने को मिलेगा। वो क्या है एग्जैक्टली, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ पर 2027 का UPSC लॉन्ग टर्म बैच लेना चाहते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, बुक से लेकर सब कुछ मिलता है, लिंक कमेंट सेक्शन में है। स्पेशली 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, प्राइस अभी स्लैश हो रखे हैं, आप ले सकते हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर दे। दोस्तों, UPSC 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। यह बैच आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है। इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की। UPSC 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो UPSC 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKITLIVE। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232993। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।